हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग 12वां टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े कुल 50 वीवीआई प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। बाकी के वीडियो हमारे चैनल पर पॉलिटी के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो आयरलैंड से। ठीक, हमारा आंसर आयरलैंड होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। ठीक, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अभी तुरंत मैंने बताया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ठीक, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो देखिए, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, ये तीनों ही सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्निहित हैं। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत व प्रशासनिक सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों के शामिल करने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना। ठीक, सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना ही भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के शामिल करने के पीछे का उद्देश्य था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? ठीक, मतलब वो कौन थे जिन्होंने कहा कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है वह बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक है? तो केटी शाह, ये केटी शाह, इन्होंने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व वह बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? ठीक, वह कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जिसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था? तो वह था 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। यानी 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व। ठीक, नीति निर्देशक तत्व वह समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है,
देखिए, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, यह नीति निर्देशक तत्व में। ठीक, नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है। देखिए, आपको कहीं भी कल्याणकारी राज्य ये शब्द नजर आए तो आप समझ लेना उसका संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। ठीक, आइए हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो वाद योग्य नहीं है। आइए हम समझते हैं कि वाद योग्य क्या होता है। देखिए, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है, ठीक, हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा है। अगर कोई व्यक्ति इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रहा है तो आप उस पर अदालत में मुकदमा नहीं कर सकते। ठीक, मतलब आप उस पर केस नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रहा है तो हम उस पर अदालत में मुकदमा नहीं कर सकते। ठीक, ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये सिर्फ एक मार्गदर्शन दिखाने के लिए दिया गया है। मतलब ये कानूनी तौर पर लोगों को बाध्य नहीं किया गया है कि आपको नीति निर्देशक तत्व का पालन करना ही होगा। देखिए, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कहीं पर राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान हो रहा होता है तो वहाँ पर कुछ मुस्लिम छात्र होते हैं, वो लोग राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान नहीं गाते, चुपचाप खड़े रहते हैं। कैमरा में उनका चेहरा भी साफ साफ दिख रहा होता है, लेकिन पुलिस उन पर कार्यवाही नहीं करती। वो लोग राष्ट्रगीत राष्ट्रगान नहीं गाते हैं तो पुलिस उन पर कार्यवाही क्यों नहीं करती? देखिए, कारण क्या है पता है? ये जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाना, इनको नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। मतलब आपको राष्ट्रगीत राष्ट्रगान गाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कानूनी तौर पर आपको बाध्य ही किया गया है कि आपको गाना ही पड़ेगा। ठीक, कानूनी तौर पर बाध्य नहीं किया गया है, इसीलिए वो लोग नहीं गाते, फिर भी उन पर कार्यवाही नहीं होती है, इसीलिए वो लोग बच जाते हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। और ये उनकी मानसिकता है। लेकिन हमें क्या है कि हमें हमारे देश का जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करना चाहिए, गाना चाहिए। देखिए, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि नीति निर्देशक तत्व क्या है कि वाद योग्य नहीं है। मतलब अगर आप नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर कानूनी मुकदमा नहीं चलेगा, आप पर केस नहीं हो सकता। समझे, ये एक मार्गदर्शन दिखाया गया है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो यह सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन यह सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? देखिए, मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मैंने अभी तुरंत समझाया कि वाद योग्य क्या होता है। वाद योग्य का मतलब है कि अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आप पर कानूनी रूप से कार्यवाही होगा। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। अगर आप मौलिक अधिकार का पालन नहीं करते हैं आप पर कानूनी रूप से कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन आप नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर कानूनी रूप से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। देखिए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श किसमें वर्णित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का, ठीक ना, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कि सरकार ने एक कानून बनाया, किराया नियंत्रण कानून। ठीक, और किराया नियंत्रण कानून के तहत सरकार ने कहा कि गरीबों को सस्ता मकान दिया जाएगा। सरकार ने कानून बना दिया कि गरीबों को सस्ता मकान उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन वहीं पर जो मकान मालिक होते हैं, मान लीजिए अगर वो रूम रेंट 6,000 में देते हैं, लेकिन सरकार ने कानून बना दिया कि उसको 3,000 में ही देना है। इसमें क्या होगा कि रूम मालिक है
उसका क्या है, संपत्ति का अधिकार है, उसका हनन होगा। ठीक, पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी वो एक कानूनी अधिकार है। लेकिन हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व के तहत अगर सरकार ने कानून बनाया है कि गरीबों को सस्ते में मकान दिया जाएगा, लेकिन मकान मालिक को क्या है कि वो पहले महंगे में मकान लगाता था, अब उसको गरीब को सस्ता में देना पड़ रहा है, उसके संपत्ति के अधिकार का हनन हो रहा है। तो यही है कि हम नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए क्या हो सकता है, कभी कभी कुछ मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। हमारा अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है किसमें, तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, और इसकी चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद 39 में है। ठीक, अनुच्छेद 39 के क में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, पार्थक्य का मतलब होता है पृथककरण, यानी अलग अलग करना। ठीक, यानी कि संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को अलग करने की बात कही गई है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पार्थक्य का प्रावधान किया गया है, और इसकी चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद 50 में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। देखिए, किस कारण से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ठीक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है, तो कल्याणकारी राज्य का विचार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। देखिए, आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय देने की बात करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। देखिए, राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है तो वह है निजी संपत्ति की समाप्ति। निजी संपत्ति की समाप्ति यह नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और गोवध निषेध, ये जो तीनों हैं ऊपर के, ये तीनों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन निजी संपत्ति की समाप्ति ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ठीक, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन यह नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, लेकिन मूल अधिकार में शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, इसमें से कौन सा है जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो देखिए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ठीक, यानी वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का ये जो है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। तो ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना को प्रायः समाजवादी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, गांधीवादी सिद्धांत किसको कहा जाता है, तो स्वशासन के प्रभावी एकल के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ये जो था स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, यह जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा में। ठीक,
गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? देखिए 14 वर्ष, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो देखिए, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है? देखिए 42वां संविधान संशोधन। ठीक, यानी 42वां संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि अगर कभी नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों का टकराव होता है तो नीति निर्देशक तत्व को अधिक महत्व दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में वर्णित है। ठीक, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38। हमारा अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? देखिए, राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है तो अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है तो अनुच्छेद 44 में। ठीक, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा, इसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में। ठीक, अनुच्छेद 50 में यह कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ठीक, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 का संबंध क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो देखिए अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए, काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41। ठीक, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत क्या है कि काम करने का अधिकार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। ठीक, स्मारक एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण, इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 49 में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? तो देखिए, मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का प्रतिषेध, ये नहीं है। ठीक, नीति निर्देशक तत्व में ये शामिल नहीं है। ठीक, यह क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। और दूसरा है, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। ठीक, तो हमारा ऑप्शन 2 होगा सही। ठीक,
ये जो ऑप्शन 2 है इसकी चर्चा नीति निर्देशक तत्व में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। देखिए कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना ये है, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा ये भी है। मतलब एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना यह नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। देखिए सूचना का अधिकार, ठीक ना, सूचना का अधिकार जो है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में कौन सा नहीं जोड़ा गया था, तो सभी नागरिकों के लिए आचार संहिता। ठीक, सभी नागरिकों के लिए आचार संहिता यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया था, तो शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह और उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ए, बी और डी ये जोड़ा गया था, सी नहीं जोड़ा गया था। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता यह 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व में। यानी संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो क्या है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ठीक, समान नागरिक संहिता ये नहीं होगा। ग्राम पंचायतों को संगठित करना ये सही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना ये भी सही है। और चौथा है कि सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना ये नहीं होगा। ठीक, यानी देखिए नीति निर्देशक के संबंध में ऑप्शन 2 और 3 ये सही है। नीति निर्देशक तत्व में किसकी किसकी चर्चा है, तो ग्राम पंचायत के संगठन की तथा ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये दोनों सही था। यानी हमारा ऑप्शन बी होगा, 2 और 3 ये दोनों सही है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सहज अध्ययन के लिए उनको कौन कौन से भाग में विभाजित किया जा सकता है, तो समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, ये तीनों ही वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। देखिए कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है, तो ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हुआ। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।